Hello everyone, welcome to Education. Now we continue the part 2 of absurd. So in first part we see that what is absurd when it started and what the works. Now we continue it from the page 2 with the theory of so now we begin with the theory of French author Ionesco of the which who had written the Blade of Sopron 1949 and the Lesson in 1951 and the other plays in the theatre of the absurd has put it. Cut off from his reason, metaphysical and tendential roots, man is lost, all his actions become senseless, absurd, useless. So उन्होंने बताया कि फ्रॉम हिज रिलीजियस मेटाफिजिकल एंड टेंडेंशियल रूट्स मैन इज़ लॉस्ट, ऑल हिज एक्शंस बिकम सेंसलेस एंड absurd. अगर मैन का जो ये रिलीजियस मेटाफिजिकल टेंडेंशियल रूट्स हैं इनको जो हटा दिया जाए तो मैन इज़ लॉस्ट, मैन लॉस्ट हो जाएगा. यहाँ पे उसके एक्शन जो है सेंसलेस और absurd और यूजलेस बन जाएंगे. Ionesco also said in commenting on the mixture of moods in literature of absurd, people drowning in meaninglessness can only be grotesque, their feelings can only appear tragic by so अब क्या कह रहे हैं वो कि people are drowning in meaningless can only be ग्रोटिक्यू मीन्स अगली, कि वो जो है इसके अंदर इस मीनिंगलेस चीज़ के अंदर जो है डूब रहे हैं, ये सिर्फ एक जो है बुरी अगली जो बात है वो हो सकती है. देयर सफरिंग कैन ओनली अपीयर्स ट्रेजिक बाई डिसीजन, उनके जो है ये जो सफरिंग है ये केवल ट्रेजिक रीज़न के रूप में ही जो है निकल पाएगी. आगे हम देखते हैं सैमुअल बेकेट 1906 से लेके 1989 तक. द मोस्ट एमिनेंट एंड इन्फ्लुएंशियल राइटर in the mode both in drama and in prose fiction was an Irish man living in Paris who often wrote in French and then translated his works into English. His plays such as Waiting for Godot in 1954 and Endgame 1958 project the irrationalism, helplessness and absurdity of life in dramatic form that rejects realistic setting, logical reasoning and coherently इवॉल्विंग प्लॉट. तो अब हमारे पास किसके बाद थ्योरी आती है, सैमुअल बेकेट 1906 से लेकर 1989 तक. मोस्ट एमिनेंट और इन्फ्लुएंशियल राइटर थे इस मोड के, और ये आयरिश मैन थे पर ये पेरिस में रह रहे थे. फ्रेंच लैंग्वेज में लिखते थे, फिर उन्हें ट्रांसलेट करते थे अपने वर्क्स को ही वो जो है इंग्लिश में आगे ट्रांसलेट करते थे. इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं वेटिंग फॉर गोबॉट 1954 और एंड गेम 1958. और इसमें जो है इन्होंने प्रोजेक्ट द इरेशनलिज्म, हेल्पलेसनेस एंड absurdity ऑफ लाइफ इन ड्रामेटिक फॉर्म दैट रिजेक्ट रियलिस्टिक सेटिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड कोहेरेंटली इन्वॉल्विंग प्लॉट. इसके अंदर बताइए कि इनरेशनल, हेल्पलेस, absurd लाइफ के बारे में बताइए जिसके ड्रामेटिक फॉर्म जो है जो रिजेक्ट करती है रियलिस्टिक सेटिंग को, लॉजिकल रीजनिंग को और कोहेरेंटली इवॉल्विंग प्लॉट को. वेटिंग फॉर गॉड प्रेजेंट टू ट्रैम्प्स इन ए वेस्ट प्लेस. इनका जो है प्ले है वेटिंग फॉर गॉड, ये दिखाता है टू ट्रैम्प्स in a waste place, fruitlessly and all but hopeless, waiting for an unidentified person, Gobot, who may or may be not exist and with whom they sometimes think they remember that they may have an appointment. As one of them remarked, nothing happens, nobody comes, nobody goes, if it's awful. ये भी एक absurd लाइन सी है कि गोबोट में जो है लोग जो है
उसका वेट कर रहे हैं जो कि है ही नहीं। उनको लगता है वो नहीं है, उनको लगता है वो है, तो उसका कोई एक फ़िक्स नहीं है कि वो है भी या मे नॉट भी एक्सिस्ट, वो एक्सिस्ट करता भी है या नहीं ये भी नहीं पता। एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन की जो है वो वेट कर रहे हैं, होपलेसली फ्रूटलेसली जो वेट करते जा रहे हैं वहाँ पे। और ये रिमार्केबल है कि नथिंग हैपन्स, नोबडी कम्स, नोबडी गोज़, इट्स ऑफुल। कुछ नहीं होता, कोई नहीं आता, कोई नहीं जाता, और ये जो है एक ऑफुल थिंग है। लाइक मोस्ट वर्क्स इन दिस मोड द प्ले इज़ absurd in double C, that it is grotesquely comic and also irrational and unconsequential. It is a parody not only of the traditional assumption of Western culture but of the conventional of generic forms of traditional drama and even of its own inescapable participation in dramatic medium. सो अब इस प्ले में जो है कुछ ग्रोटेस्क्यूली कॉमिक और इरेशनल जो है दिखाई। ग्रोटेस्क्यूली हमने ऊपर देखा था कि एक अगली, इरेशनल मतलब मीनिंगलेस एक वर्क है। ये एक पैरोडी है नॉट ओनली ऑफ द ट्रेडिशनल अजम्पशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर बट ऑफ द कन्वेंशन एंड जेनेरिक फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल ड्रामा। एंड जो इसके अंदर जो है एक वेस्टर्न कल्चर ट्रेडिशन और जो ये ड्रामा का जो ट्रेडिशन चल रहा है उसके ऊपर जो है एक जो ये पैरोडी है। अब आगे हम देखते हैं कुछ इनका बेकेट का जो है प्रोज फिक्शन है। मेलोन डाइज 1958 एंड द अननेमेबल 1960। सो इनके वर्क्स है मेलोन डाइज एंड अननेमेबल 1960। ये इनके वर्क हैं। presents an anti-hero who plays out the absurd moves of the end game of civilization in non-work which tends to undermine the coherence of its medium language itself. But typically Beckett characters carry on even if in a life without purpose, trying to make sense of the senseless and communicable एंड अनकम्युनिकेबल। सो ये कैरेक्टर हैं, ये जो है विदाउट पर्पज़ चलते रहते हैं, कुछ सेंस बनाने की कोशिश करते हैं सेंसलेस चीज़ से, पर हो नहीं पाता है। फिर आगे हम देखें अनदर फ्रेंच प्ले राइट ऑफ absurd was जीन जेनेट हु कम्बाइंड absurdism एंड डायबोलिज्म। इन्होंने जो है absurdism और डायबोलिज्म मतलब डेविल थिंग्स, इनको जो है कंबाइन कर दिया था। फ्रेंच प्ले राइट है जीन जेनेट। Some of the earlier dramatic work of Englishman Harold Pinter and the American Edward Albee are written in a similar mode. तो ये भी कुछ हैं जो कि सिमिलर मोड में ही लिखे गए हैं। द अर्ली प्लेज ऑफ टॉम स्टॉपार्ड सच एज रोज़ेनकार्ट्स एंड गुलस्टर्म आर डेड 1966 एंड ट्रेवलिटीज 1974 एक्सप्लॉइट द डिवाइसेस ऑफ absurd थिएटर। सो ये कुछ absurd थिएटर की absurdity के थीम के जो कुछ प्लेस लिखे गए हैं अलग अलग राइटर्स के द्वारा वो हैं। और there are also affinities with this movement in many works that exploit black comedy or black humor. Baleful knave and characters in fantastic and nightmarish modern world play out their roles in what आयंस्को कॉल्ड ए ट्रेजिक फार्स। ट्रेजिक फार्स आयंस्को ने एक नई टर्म कॉइन की थी यहाँ पे, ब्लैक कॉमेडी, ब्लैक ह्यूमर। इसके अंदर जो है जो कैरेक्टर हैं वो फैंटास्टिक और नाइटमर्स मॉडर्न वर्ल्ड के जो इवेंट है, इन विच इवेंट आर ऑफन सिमल्टेनियसली कॉमिक, हॉरिफाइंग एंड absurd। इसके अंदर जो है
इवेंट्स है वो काफ़ी कॉमिक और हॉरिफाइंग और अपसर्ड है। कुछ एग्जांपल्स आगे दिए गए हैं, जोसेफ हेलर का 22 1961 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो we have seen what is absurd and what are the various works of absurd. So here we end this video. Thank you for watching the video.